हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही आपका इस समय हिस्ट्री और इकोनॉमी दोनों पोर्शन लगभग मिला जुला चल रहा है, क्योंकि ऐसे टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं जो इकोनॉमी से भी रिलेट करता है। तो उम्मीद करेंगे बच्चा लोग आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करके बहुत अच्छा लग रहा होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही होंगी। साथ ही पुराना रिविज़न हो रहा होगा और आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है बहुत ही शानदार, और आप लोग ये गलत नहीं करेंगे क्योंकि ये हिस्ट्री और इकोनॉमी दोनों का पोर्शन है। अंग्रेजों द्वारा इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू करने के कारणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। अंग्रेजों ने जो इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किया था, इस्तेमरारी को हम जमींदारी और अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो इसके बारे में सही है। पहला है, बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी तथा कृषि की पैदावार निरंतर घट रही थी। दूसरा है, इस व्यवस्था द्वारा राजस्व मांग की दरों को अस्थायी करना था। तीसरा, अंग्रेजों का मानना था कि इस व्यवस्था से एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होगा जिसके पास कृषि में निवेश करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। और चौथा कह रहा है कि सभी सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग अंग्रेजों ने इस्तेमरारी बंदोबस्त क्यों लागू किया था, क्या रीज़न है। निश्चित तौर पे अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है और आप सभी को पता है कि ऐसे ही क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग आप सभी को पता है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। सारी बातें बिल्कुल सही हैं। उस समय बंगाल में बहुत ज़्यादा अस्थिरता आ गई थी, क्योंकि अंग्रेज और स्थानीय नवाबों के बीच टकराव की वजह से कहीं ना कहीं कृषि प्रभावित हो रहा था, तो उत्पादन प्रभावित हो रहा था। ये रीज़न भी है। और दूसरा भी, किस व्यवस्था द्वारा राजस्व मांग की दरों को अस्थायी करना था, कि ताकि जो राजस्व का मांग है वो अस्थायी रहे और हमेशा उनको अपना नियत मात्रा मिलती रहे। और तीसरा भी सही है कि अंग्रेजों का मानना था कि इस व्यवस्था से जो जमींदार हैं वो धीरे धीरे मजबूत होंगे और फिर वो उत्पादन और बाकी चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो आपकी सारी बातें बिल्कुल करेक्ट है बच्चा लोग। उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही आसान है, आप लोग ये पढ़ चुके हैं, इकोनॉमी में भी और हिस्ट्री में भी आपने इसको पढ़ा होगा। सूर्यास्त नियम का संबंध किस भूमि व्यवस्था से था। पहला है इस्तेमरारी, दूसरा महलवाड़ी, तीसरा रैयतवाड़ी, चौथा इस्तेमरारी तथा महलवाड़ी। बताएंगे बच्चा लोग सूर्यास्त का नियम कौन से भूमि व्यवस्था से था। उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, बहुत आसान है। इकोनॉमी में सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इस्तेमरारी कहिए, या इसी को ज़मींदारी कहिए, या इसी को आप कह सकते हैं अस्थाई। इस तरह से आपका आंसर हो गया। ये तीनों नाम एक ही व्यवस्था के हैं। आगे बढ़ेंगे। इस्तेमरारी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है। आपको ये बताना है बच्चा लोग, इस्तेमरारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त के बारे में कौन सी बात है जो कि सत्य है। पहला है, यह व्यवस्था कार्नवालिस के समय में बंगाल और आसपास के क्षेत्र में लागू की गई। दूसरा है, जमींदार को भूमि के अस्थाई अधिकार प्रदान कर दिए गए। और तीसरा है कि दोनों सही है। और चौथा है कि कोई सही नहीं है। आप बताएंगे बच्चा लोग, शानदार प्रश्न है। हो सकता है थोड़ी कंफ्यूज हो, अगर वहाँ तक ध्यान नहीं जा रहा है तो कंफ्यूज हो सकते हैं, और अगर ध्यान जा रहा है तो निश्चित तौर पे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो याद रखेंगे बच्चा लोग कि आपका जो पहला है, ये देखिए कह रहा है कि यह व्यवस्था कार्नवालिस के समय में लागू हुआ, बिल्कुल सही है। और बंगाल और आसपास के क्षेत्र में लागू हुआ, ये भी सही है, कोई डाउट नहीं है। दूसरा कह रहा है, जमींदार को भूमि के अस्थाई अधिकार प्रदान कर दिए गए। क्या ये बात सही है। क्या जमींदारों को अस्थाई अधिकार मिल गया था इस पर। नहीं, आप सभी को पता है, बताया था मैंने, सूर्यास्त का नियम लागू किया गया था। अगर ये लोग सही टाइम पे और सही अमाउंट जितना निर्धारित है उतना जमा नहीं करते हैं राजकोष में, तो इनकी नीलामी, इनकी ज़मींदारी का नीलामी कर दिया जाता था। तो अधिकार अस्थाई कहाँ है, तब तक ये अधिकार है जब तक ये सही से काम कर रहे हैं। तो इसलिए दूसरा सही नहीं है, यानी कि आपका केवल और केवल पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, इस्तेमरारी बंदोबस्त की असफलता का कौन सा कारण नहीं है। इसमें से कौन सा रीज़न है जो अस्थाई बंदोबस्त की असफलता का कारण नहीं है। पहला है ऊंची राजस्व मांग, क्या ये कारण है। दूसरा है
असमान राजस्व निर्धारण, तीसरा है जमींदारों को सीमित अधिकार, चौथा है जमींदारों की किसानों के प्रति सहानुभूति। बताएंगे कौन सा रीज़न नहीं है इस व्यवस्था के समाप्त होने का या इस व्यवस्था के असफल होने का। और निश्चित तौर पे बच्चा लोग साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा इसका रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपके ज़मींदार हैं वो किसानों के प्रति सहानुभूति कभी नहीं रखते थे। अगर ये सहानुभूति रखते, उत्पादन पे ध्यान देते, किसानों की दुर्दशा पे ध्यान देते, तो ये व्यवस्था कभी फ्लॉप नहीं होती। इसलिए ये जिम्मेदार नहीं है, बाकी चीज़ें जिम्मेदार है कि ऊंची भू राजस्व दर है और असमान राजस्व निर्धारण है और ज़मींदारों को सीमित अधिकार है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन चौथा नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आपका अंडरस्टैंडिंग का है। जोतदार के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है। जोतदार आप सभी को पता है कौन होता है, जो लैंड पे जो मतलब जो है कृषि करता है, अपनी लैंड को जो खुद जोतता है, जिसके पास अपना खुद का ज़मीन है, वही तो जोतदार है। और जो दूसरों के खेत में करेगा वो आप सभी को पता है कि वो बटाई के आधार पे रहता है या मजदूर होता है। तो जोतदार यानी कि जिसका अपना खुद का ज़मीन है। कह रहा है यह धनी किसानों का वर्ग था। दूसरा, यह जमींदारों की राजस्व वसूली में सहायता करते थे। तीसरा कि दोनों सही है और चौथा कि कोई सही नहीं है। याद रखेंगे बच्चा लोग जोतदारों के बारे में, यानी कि ऐसा वर्ग जिसका अपना खुद का ज़मीन है और जो अमीर होते हैं, धनी होते हैं। तो आपका पहला तो बिल्कुल ही सही है कि ये धनी है, अमीर है, इनका अपना लैंड है जिस पर ये जुताई पुआई का काम करते हैं और ये टैक्स देते हैं। लेकिन दूसरा सही नहीं है, क्योंकि ये ज़मींदारों का वसूलने में सहायता नहीं करते, बल्कि अगर ये भू राजस्व की दर को बढ़ाते हैं, नियत मात्रा से ज़्यादा करते हैं या वसूलने में कोई ज्यादती बरतते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। सहायता नहीं करते बल्कि इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि वो खुद किसान हैं, उन्हें भी टैक्सेशन देना है। और अगर ज़मींदार जातियाँ करेगा तो वो भी तो उसी श्रेणी में आएंगे। तो जोतदार इनकी मदद नहीं करते, बल्कि गलत चीज़ों पे इनके खिलाफ स्टैंड करते हैं, और इसीलिए वो आम लोगों के बीच ज़्यादा फेमस है अपेक्षाकृत ज़मींदारों के। तो इसलिए आपका पहला सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, पहाड़िया जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। एक जनजाति है जिसको पहाड़िया जनजाति कहा जाता है, इनके बारे में कौन सा कथन है जो कि सही है, आपको ये बताना है। हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन आज के बाद से ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। पहला है, यह राजमहल की पहाड़ियों में निवास करते थे। दूसरा, यह झूम खेती करते थे। तीसरा, जमींदार और व्यापारी इन्हें नियमित रूप से कर अदा करते थे। और चौथा कि सभी बातें सही हैं। अब बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो पहाड़िया जनजाति के बारे में सत्य है। याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके लिए नया हो सकता है, और इसलिए इसको और ध्यान से देखिएगा। सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। पहाड़िया जो जनजाति है राजमहल पहाड़ियों में निवास करती है। राजमहल आप सभी को पता है झारखंड के क्षेत्र में पड़ने वाली पहाड़ियों का एक श्रृंखला है, और ये झूम खेती करती हैं। निश्चित ही आप सभी को पता है मैक्सिमम जनजातियां जो पहाड़ी क्षेत्रों में और जंगलों में रहते हैं वो झूम कृषि ही करते हैं। और तीसरा भी सही है कि इन क्षेत्रों में जहाँ ये निवास करते हैं, अगर यहाँ से व्यापारियों को व्यापार करना है, रास्ता सुरक्षित चाहिए, तो इन्हें उनको टैक्स देना होता है, और ज़मींदारों को अपने क्षेत्र में शांति चाहिए तो भी इनको कर देना होता था। तो देखिए यहाँ पे ज़मींदार और व्यापारी कर दे रहे हैं पहाड़िया जनजाति को। निश्चित तौर पे अपने आप में विशेष हैं ये जनजातियाँ, जो ज़मींदारों और साहूकारों से भी टैक्स ले रही हैं। अगर ज़मींदारों को क्षेत्र में अपनी शांति चाहिए तो वो टैक्स दें, और व्यापारियों को इस क्षेत्र से रास्ता चाहिए तो वो भी टैक्स देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये भी बेहतरीन है। अंग्रेजों द्वारा संसाधनों को राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में, अच्छा यहाँ संथालों होगा बच्चा लोग, संथालों, ये क्या है, संथाल हैं, संथालों। अंग्रेजों द्वारा संथालों को राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में बसाने संबंधी कारणों के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है। क्या रीज़न रहा होगा जो अंग्रेज़ों ने संथाल जनजातियों को राजमहल की पहाड़ियों में बसाया था, क्यों किया होगा उन्होंने ऐसा। पहला है, यह लोग झूम खेती का प्रयोग कर जंगल साफ करते थे, क्या ये रीज़न है। दूसरा, आरंभ में संथाल ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थे, क्या ये बात सही है। तीसरा है कि केवल पहला, और चौथा है कि दोनों बातें सही हैं। अब बताएंगे बच्चा लोग कि क्या रीज़न रहा जो अंग्रेज़ों ने संथालों को राजमहल की पहाड़ियों में बसाया था। निश्चित तौर पे बच्चा लोग अंग्रेज़ अपना फ़ायदा ही देखते हैं, बिना फ़ायदे के कोई काम नहीं करते।
तो पहली बात कि ये लोग झूम कृषि करते हैं, यानी कि जंगलों को काटते हैं, जंगल साफ करते हैं, जिससे अंग्रेज़ों का काम ये लोग कर दे रहे थे जंगल साफ करके। और दूसरा, शुरुआत में अंग्रेज़ों के समर्थक थे, इनके प्रति वफादार थे। विद्रोह तो बाद में किया, और वफादार रहेंगे तो अंग्रेज इनको निश्चित तौर पे मदद तो करेंगे ही करेंगे। तो आपका क्या है, दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है, लेकिन अब ये नया नहीं रहेगा। दामिन ई कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? बताएंगे बच्चा लोग, दामिन ए कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? पहला है अनुदान में दी गई भूमि, दूसरा है संथाल परगना, तीसरा है संस्थानों की धार्मिक पुस्तक, और चौथा है संस्थानों के देवता। बताएंगे बच्चा लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे। हालांकि आपका जो दिया है ना, ये संस्थान नहीं, ये सब संथाल हैं, इसको याद रखिएगा, संथाल होगा यहाँ पे। तो फटाफट कमेंट करेंगे, दामिन इको या दामिन एको क्या है? तो याद रखिएगा, संथाल परगना है। जहाँ पे संथाल रहते थे, उस गांव को, उस कबीले को या उस परगने को कहा जाता था दामिनी एकोह। याद रखिएगा बच्चा लोग, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन भी आसान है आप सभी के लिए। क्या कारण था कि इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में लागू करने के बाद बिरले ही किसी क्षेत्र में लागू किया गया? क्या वजह है कि अस्थायी बंदोबस्त को सिर्फ बंगाल के आसपास से ही लागू किया गया, उसके बाद दूसरी जगहों पर लागू नहीं किया गया? पहला है 1810 के बाद उपज के मूल्य में वृद्धि हुई। दूसरा है बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हुआ, जिसमें अंग्रेजों की कोई हिस्सेदारी नहीं थी। और तीसरा, इस व्यवस्था के विरोध में बंगाल में कृषि विद्रोह की शुरुआत हो गई। और आपका देखिए, कूट है आपके सामने, ए में है पहला दूसरा, बी में है केवल दूसरा, सी में है दूसरा तीसरा, और डी में है कि सभी। अब आप देख लिए, आपके पास ऑप्शन है क्यों जो है अन्य क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया, आपको ये बताना है। और ये अपने आप में बेहतरीन है बच्चा लोग, क्या है जो कि आपका अपने आप में महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। तो निश्चित तौर पे आप सभी को पता है कि आपका पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन तीसरा सही नहीं है। पहला दूसरा देखिए ए में है, आपका ए हो जाएगा। तीसरा क्यों सही नहीं है? क्योंकि इस व्यवस्था के विरोध में बंगाल में कृषक विद्रोह हुए, ऐसी कोई घटना इतिहास में देखने को नहीं मिलती है कि अस्थायी बंदोबस्त के बारे में किसानों ने विद्रोह किया हो। तो इसलिए आपका तीसरा सही नहीं है। और आपका सत्य पूछा था, तो पहला तो बिल्कुल ही सही है कि उपज में के मूल्य में वृद्धि हुई, लेकिन उससे सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ। और दूसरा कि बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हुआ, लेकिन अंग्रेज को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा जो है इसके लिए जिम्मेदार कारण नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में रेलवे की शुरुआत के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? क्या रीज़न है जो भारत में रेलवे की शुरुआत की जा रही है? पहला है, रेलवे की शुरुआत 1858 ईस्वी में हुआ था। क्या ये बात सही है कि रेलवे की शुरुआत भारत में 1858 ईस्वी में हुआ? दूसरा है, इसमें भारतीय परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा मिला। क्या हमारे जो परंपरागत भारतीय उद्योग थे उनको बढ़ावा मिला रेलवे के आने से? तीसरा, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा। क्या जो आर्थिक गतिविधियों का जो केंद्र था वो पुराने शहरों से अब दूर होने लगा था, यानी कि नई नई जगहों पर यह स्थानांतरित होने लगा? और आपका चौथा है कि सभी बातें सही हैं। अब बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो कि आपका रेलवे की शुरुआत के संदर्भ में कथन सही है। और आप सभी को पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे सही है तो केवल और केवल क्या सही है? केवल और केवल तीसरा सही है, क्योंकि पहला तो बिल्कुल ही सही नहीं है। आप सभी को पता है कि ये घटना 1853 की है। अगर याद है तो कमेंट कीजिएगा, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। और ये 1853 में मुंबई से थाने के बीच में रेलवे चला, इसलिए 58 कह रहा है तो इसलिए गलत हो गया। दूसरा, भारतीय परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा मिला नहीं, बल्कि धीरे धीरे उद्योग चौपट हो गए, बर्बाद हो गए। बढ़ावा नहीं मिला बल्कि विनाश कर दिया इसने। तीसरा ही सही है कि इससे क्या हो गए, जो परंपरागत शहर थे, जो पुराने नदियों के पास पुराने जगहों पर स्थित थे, अब वो सारे वहाँ क्या हो गए, यूजलेस हो गए, वो पुराने हो गए। नए नए रेलवे मार्गों के पास नए नए जगहों पे, बंदरगाहों पे नए नए शहरों का विकास होने लगा। इसलिए कह रहा है आर्थिक गतिविधियों का केंद्र अब परंपरागत शहर से दूर हो जाने लगा था। तो आपका केवल और केवल तीसरा सही है।
नेक्स्ट देखिए, 19वीं शताब्दी में भारत में रेलवे के विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 19वीं शताब्दी में भारत में रेलवे के विकास का क्या रीज़न था बच्चा लोग? पहला है ब्रिटिश पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना। क्या ये ब्रिटिश पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए आया था? दूसरा, भारतीय जनता का आर्थिक एवं राजनीतिक विकास करना। क्या इसलिए आया था रेलवे? तीसरा, भारत में वस्तुओं के आंतरिक आवागमन को प्रोत्साहित करना। क्या भारतीय वस्तुओं का जो आंतरिक आवागमन है वो बढ़ जाए इसलिए रेलवे लाया गया था? और चौथा है कि सभी। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि उद्देश्य था 19वीं शताब्दी में भारत में रेलवे बनाने का? तो एक बात तो क्लियर है कि कोई भी काम अंग्रेज भारतीयों के हित के लिए नहीं कर रहे हैं। वो जो भी काम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने हित के लिए करेंगे। इससे भारतीयों को कोई फ़ायदा होने से रहा। अप्रत्यक्ष रूप से चाहे जो फ़ायदा हो जाए, लेकिन प्रत्यक्ष वो कभी भारतीयों को फ़ायदे वाली चीज़ें दिए ही नहीं। तो आप सभी को पता है कि क्या प्रमुख उद्देश्य है? तो आपका ब्रिटिश पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना, ये आपका बिल्कुल बेहतरीन है, यही सही है आपका। दूसरा सही नहीं है बच्चा लोग, क्योंकि इससे भारतीय जनता को आर्थिक और राजनीतिक विकास होगा। हरगिज नहीं, है कोई भी विकास भारतीयों का नहीं करने वाले थे। और तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि भारत में वस्तुओं के आंतरिक आवागमन को प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत से कच्चा माल लेके जा रहे बंदरगाहों पे और वहाँ से विदेशों को जा रहा है। विदेशों से जो माल आ रहा है उसको भारत के इंटरनल भागों में पहुंचा रहे हैं ये लोग। तो भारत के आंतरिक भागों को मजबूत करने का काम नहीं किया है, बल्कि विदेशी सामानों को समुद्र तट तक ले जाने में और समुद्र तट से ही भारत के आंतरिक क्षेत्रों में लाने में मदद किया है। तो केवल और केवल पहला सही है, बाकी बातें सही नहीं हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए बच्चा लोग, बेहद इम्पॉर्टेंट है और आप लोग इसको पढ़े हुए हैं। इस्तेमारी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? पहला है जमींदारों और मालगुजारों को भू स्वामित्व बना दिया गया। क्या इससे जो जमींदार हैं और जो मालगुजार हैं वो भूस्वामी बन गए? दूसरा, रैयत द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। क्या ये बात सही है कि रैयत अपना लगान सीधे सरकार को देती थी? और तीसरा, कर की रकम हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया। और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। आपको बताना इस्तेमारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग इसमें कोई भी आप लोगों को दिक्कत ही नहीं है कि आपका क्या है जो कि सही है। देखिए, पहला क्या कह रहा है? जमींदारों और मालगुजारों को भू स्वामित्व बना दिया गया। क्या यह बात सही है? दूसरा कह रहा है रैयत द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। क्या ये बात सही है? तीसरा कह रहा है कर की रकम हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया। तो क्या ये बात सही है? तो सही नहीं है। तो आप सभी को पता है दूसरा आपका ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि रैयतों द्वारा लगान सीधे सरकार को नहीं दिया जाता था, बल्कि जमींदारों को दिया जाता था या जमींदारों द्वारा नियुक्त मध्यस्थों को दिया जाता था। वो मध्यस्थ जमींदारों को और फिर जमींदार अंग्रेजों को। तो दूसरा सही नहीं बच्चा लोग, आपका पहला बिल्कुल सही है कि जमींदारों और मालगुजारों को भूस्वामित्व बना दिया गया। और तीसरा भी सही है कि कर की रकम हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया, इसीलिए तो अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। दूसरा सही नहीं है, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, बेहतरीन स्टेटमेंट है। ब्रिटिशों द्वारा भारत के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रमुख कारणों में से कौन सा कारण नहीं है? क्या रीज़न है कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया, और उसके लिए कौन सा रीज़न है जो कि जिम्मेदार नहीं है या कारण नहीं है? आपको ये बताना है। पहला है जमींदारों का अभाव। क्या दक्षिण में जमींदारों का अभाव था? दूसरा, अस्थाई बंदोबस्त के प्रथम में कंपनी को वित्तीय रूप से घाटा। क्या ये बात सही है कि जो अस्थाई बंदोबस्त प्रथा है इससे अंग्रेजों को नुकसान हुआ? तीसरा, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र। क्या दक्षिण का क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था, इसलिए वहाँ पे रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया? और चौथा है कि कोई भी नहीं। अब आपको बताना है बच्चा लोग कि आपका ब्रिटिश द्वारा भारत के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू करने का प्रमुख कारणों में कौन सा नहीं है? तो याद रखेंगे आपका तीसरा नहीं है। आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ होने की वजह से रैयतवाड़ी बंदोबस्त नहीं आया है, बल्कि ज़मींदारों का अभाव है वहाँ पे, और अस्थाई बंदोबस्त के प्रथा में कंपनी की वित्तीय रूप से घाटा हो रहा था, यानी कि उनको नुकसान हो रहा था, अंग्रेजों को फ़ायदा चाहते थे, और वहाँ पे ज़मींदार भी नहीं थे, इसलिए मजबूरी थी किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना। अब देखिए बच्चा लोग, हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन।
इस व्यवस्था में मालगुजारी का बंदोबस्त अलग अलग गांव या जमींदारों जागीरों के आधार पर उन जमींदारों या उन परिवारों के मुखियाओं के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से उस गांव में या जागीर का भूस्वामी होने का दावा करते थे। ऊपर दिया गया विवरण अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? इजारेदारी व्यवस्था से, जमी व्यवस्था से, अस्थाई बंदोबस्त से या महालवाड़ी बंदोबस्त से? बताएंगे बच्चा लोग ये कौन सा है। निश्चित तौर पे गांव की बात आ रही है और गांव के लोग जब मुखिया मेन है और वो कर इकट्ठा करके सरकार को देगा तो निश्चित तौर पे कौन सा है हो जाएगा। आप सभी को याद होगा, ये चीज़ें पढ़ चुके हैं आप लोग। कौन हो जाएगा? महालवाड़ी प्रथा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है अस्थाई तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी। दूसरा कह रहा है ब्रिटिश ने भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरण की जा सकने वाली वस्तु बना दी। तीसरा कह रहा है कि केवल पहला, और चौथा कह रहा है कि दोनों। बताएंगे बच्चा लोग कि ब्रिटिश भू राजस्व नीति के संबंध में कौन सा कथन है जो कि सत्य है? तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि दोनों बातें बिल्कुल ही सही हैं कि अस्थाई तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की पारंपरिक भूमि की प्रथाओं से मूलतः भिन्न है और अंग्रेजों ने भूमि को बेचने, खरीदने, हस्तांतरण करे और गिरवी करने की वस्तु बना दी थी। तो ये बातें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है? पहला है अस्थाई बंदोबस्त, क्या 1793 में आया था? दूसरा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, क्या 1840 में आया था? तीसरा है महालवाड़ी व्यवस्था, क्या 1822 में आया था? निश्चित तौर पे बच्चा लोग याद होगा आप लोगों को, मैंने कहा था कि तिथि और एरिया साथ ही कि इस गवर्नर जनरल ने चलाया और इसके अलावा उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट ये आपको याद होना चाहिए तीनों बंदोबस्त के। तो आप सभी को पता है कि अस्थाई बंदोबस्त 93 में आया है कार्नवालिस के टाइम में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है ये 1820, अगर 20 ऑप्शन में नहीं है तो 18 भी सही हो जाएगा, और महालवाड़ी 1822। ये बातें आपकी बिल्कुल करेक्ट है बच्चा लोग, याद रखिएगा। सही नहीं पूछा था तो आपका दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण क्या था? 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण क्या था? पहला है मजदूर आंदोलन, दूसरा है भारतीय बुद्धिजीवियों द्वारा चलाया गया आंदोलन, तीसरा है ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव और चौथा है ईसाई मशीनरियों का दबाव। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण क्या था? क्यों ब्रिटिश सरकार श्रम सुधार जैसे कानून या अधिनियम ला रही है? तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग क्या हो गया है, ब्रिटिश उद्योगपतियों के दबाव के कारण ये चीज़ें की जा रही हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, ये भी बढ़िया है। कह रहा है भारतीय मजदूरों की दशा सुधारने के संबंध में 1881 में बने पहले इंडियन फैक्ट्री एक्ट तथा 1891 में बने दूसरी इंडियन फैक्ट्री एक्ट को किन औद्योगिक क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया? ये जो फैक्ट्री एक्ट्स आए हैं इनको कौन से क्षेत्र में लागू नहीं किया गया आपको ये बताना है। पहला है इस्पात उद्योग, दूसरा है वस्त्र उद्योग, तीसरा है चाय तथा कॉफ़ी के बागान उद्योग और चौथा है कि चमड़ा उद्योग। बताएंगे बच्चा लोग किस में ये कानून लागू नहीं होते, वो उद्योग कौन सा है? कॉमन सेंस का है और जाहिर सी बात है आपको याद भी होगा इन्हीं क्षेत्रों में विद्रोह भी होते थे, इन्हीं क्षेत्रों का बहिष्कार भी होता था और इन्हीं क्षेत्रों में मजदूरों के साथ बहुत जाति की जाती थी। हालांकि सभी जगह हो रहा है, लेकिन चाय और कॉफ़ी के बागान जो हैं यहाँ पर ये अधिनियम लागू नहीं है। यहाँ पे अभी भी लोगों का शोषण जारी है। सरकार इसको कंट्रोल करने के बजाय बागान मालिकों को और ज़्यादा छूट देते जा रही है और वो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों का शोषण कर रहे हैं और उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है।
कह रहा है 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारतीय दस्तकार और शिल्पकारों के पतन का क्या कारण था। पहला है इंग्लैंड में आयात की जाने वाली मशीन निर्मित सस्ती वस्तुएं। क्या इंग्लैंड से जो आयात की जाती थी मशीन से निर्मित सस्ती वस्तुओं की वजह से हमारे यहाँ दस्तकारों का और शिल्पकारों का पतन हो रहा था। दूसरा, ब्रिटेन तथा यूरोप में भारतीय वस्तुओं के आयात पर लगाया जाने वाला उच्च आयात शुल्क। क्या हमारे यहाँ की वस्तुएं जो ब्रिटेन में जाती थी उस पर उच्च आयात शुल्क लगता था, ये रीज़न है। और तीसरा, भारतीय शासकों पर ब्रिटिश कंपनी का शासन, भारत में रेलवे का विकास। और चौथा कह रहे उपरोक्त सभी। बताएंगे बच्चा लोग, बेहतरीन प्रश्न है। निश्चित तौर पे मेरे बच्चों को समस्या नहीं होगी क्योंकि ये कॉमन सेंस का है। अगर आप सभी को पता है इसमें से कौन सी गतिविधियां अगर सरकार अपनाएगी तो हमारे जो है उद्योग धंधे होंगे वो बर्बाद होंगे, और कौन सी चीज़ें वो करेगी तो जो है फलेंगे फूलेंगे। निश्चित तौर पे बच्चा लोग पता है आप लोगों को कि सभी हैं। पहला क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में से आयात की जाने वाली मशीन निर्मित वस्तुएं जो काफ़ी सस्ती होती थी और यहाँ के मार्केट में भर गई थी, जिसको लोग लेना ज़्यादा पसंद करते थे, तो ये तो है ही। दूसरा भी कि हमारे यहाँ की वस्तुओं को इंग्लैंड के मार्केट में बिकने नहीं दिया जा रहा क्योंकि उस पर भारी शुल्क लगा दिया जा रहा, जिससे उसका मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और लोग उसको नहीं खरीदते थे। और तीसरा भी कि जो भारतीय शासक थे ये सभी क्या हो गए, ब्रिटिश काल में इनको राजगद्दी से हटा दिया गया। जब शासक होते थे तो उनके पास सैनिक होते थे, कर्मचारी होते थे, कार्यकर्ता होते थे, वो हथियार लेते थे, कपड़े लेते थे, अपनी डेली यूज़ की चीज़ें लेते थे और इससे बहुत सारे कारीगरों को जॉब मिलती थी। लेकिन अब वो लोग रहे नहीं, उन सबको हटा दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तो अब वो लोग डिमांड भी नहीं कर रहे थे, तो सप्लाई किसको किया जाए। और रेलवे का विकास भी है कि रेलवे के विकास की वजह से सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों को फ़ायदा हुआ और सस्ते माल आसानी से भारत के क्षेत्रों में फैला दिया जाता था रेलवे की मदद से बहुत कम भाड़े में। और वहीं भारतीय के जो स्थानीय व्यापारी हैं उनको सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने में महंगा कीमत देना होता था, जिससे वस्तुएं महंगी होती थी। तो सारी बातें बिल्कुल एकदम आईने की तरह साफ हैं बच्चा लोग, आप सभी को पता है ये सब बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषकों के पतन का प्रमुख कारण क्या था। क्या रीज़न था जो औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषकों का पतन हुआ। ये भी बच्चा लोग बहुत आसान है आप लोगों के लिए। आप लोग इतने दिमाग वाले तो हो गए हैं कि अब आप लोग सोचने लगे हैं, समझने लगे हैं और गुड़ से गुड़ बातों को अब आप लोग बहुत आसानी से क्लियर कर लेते हैं। पहला है उच्च भू राजस्व। क्या ज़्यादा भूमि का राजस्व होना। दूसरा, नई कानून प्रणाली तथा नई कानून राजस्व नीति। क्या ये बात सही है। तीसरा, कृषि का वाणिज्यीकरण करण और औद्योगिकरण। और चौथा है कि उपयुक्त सभी। तो बताएंगे बच्चा लोग कृषकों का पतन क्यों हो रहा है। निश्चित तौर पे आप सभी को पता है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बातें हैं कि इसमें लिखी हुई सारी बातें सही हैं। पहला तो उच्च भू राजस्व, जब ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से उनकी उपज का छीन लिया जाएगा टैक्स के रूप में तो दिक्कत तो होनी ही है। दूसरा, नई नई कानून प्रणाली और नए नए भू राजस्व से संबंधित कानून जो कि किसानों के लिए सिर्फ और सिर्फ समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं और सिर्फ अंग्रेज़ों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और तीसरा, कृषि का वाणिज्यीकरण और औद्योगिकरण, यानी कि कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा नकदी फसल उगाए जाने लगे, खाद्यान्न फसलों को कम कर दिया गया और उन सारे फसलों पर अंग्रेज़ों का कंट्रोल होता था। कितना उगाना है, कितनी कीमत पे देना है, ये सारी चीज़ें वो तय करते थे। और औद्योगिकरण यानी कि उद्योग धंधों का विनाश होने की वजह से किसानों के कच्चे माल का डिमांड भी नहीं रहा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए, जिससे कृषि क्षेत्र में दबाव बढ़ा। उत्पादन तो उतना नहीं बढ़ा, लेकिन जनसंख्या कृषि क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ गई तो समस्या तो होना ही था। तो ये सारे रीज़न इसके पतन के लिए हैं। देखिए बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। पहला, ब्रिटिश शासन के आरंभ में बंगाल तथा मद्रास के पुराने जमींदार तबाह हो गए। क्या ये बात सही है कि बंगाल और मद्रास के जो पुराने जमींदार थे वो अंग्रेज़ों के टाइम में ख़त्म हो गए। दूसरा, ब्रिटिश काल में जमींदारी प्रथा के प्रसार के कारण बिचौलियों का उदय हुआ। क्या ये बात सही है कि जहाँ जमींदारी व्यवस्था रही वहाँ पे बिचौलिए भी थे। तीसरा, जमींदार तथा भू स्वामित्व के स्वतंत्रता के लिए भारतीयों के संघर्ष का समर्थन किया। क्या ये बात सही है कि जो जमींदार और भूस्वामी हैं इन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारतीयों को मदद किया, संघर्ष में समर्थन किया। और चौथा है कि कोई नहीं। कौन सी बात है जो सही नहीं है, और आप सभी को पता है कि वो कौन सी बात है जो सही नहीं है, बिल्कुल साफ साफ आप सभी को पता है।
कि आपका जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इन लोगों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में भारतीय संघर्ष का समर्थन नहीं किया बल्कि विरोध किया। अंग्रेजों से मिल गए, अंग्रेजों से दोस्ती किया, उनकी मदद की हमारे यहाँ के लोगों को दबाने में। तो तीसरा तो सही नहीं है बच्चा लोग, और सही नहीं ही बताना था। पहला तो बिल्कुल ही सही है कि जो पुराने जमींदार है वो समाप्त हो गए, धीरे धीरे नए जमींदार, नए नए नवाबों का उदय हो गया। और दूसरा भी सही है कि आपका ब्रिटिश काल में जमींदारी प्रथा के प्रसार के कारण बिचौलियों का उदय हुआ था। तो ये सारी बातें याद रखेंगे बच्चा लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे और फटाफट क्लास को समाप्त करते हैं। अगला प्रश्न भी बेहतरीन है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सही है? पहला है, ब्रिटिश सरकार ने कृषि के सुधार और आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली। क्या ये बात सही है? दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सिंध में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि कॉलेज की स्थापना की। अब आपको बताना है कौन सा कथन है जो सही है। तीसरे में कह रहा है कि दोनों सही है, और चौथे में कह रहा है कि कोई सही नहीं है। निश्चित तौर पे बच्चा लोग आप लोगों के लिए विचारणीय प्रश्न है, हालांकि बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं, आप लोगों को आसानी से बता सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि आपका जो सही नहीं है वो क्या है, वो आपका दूसरा सही नहीं है। पहला तो बिल्कुल सही है कि ब्रिटिश सरकार ने कृषि सुधार के और आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली। बिल्कुल उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली कि आधुनिकीकरण करेंगे या कृषि में सुधार करेंगे या उत्पादन बढ़ाएंगे, ऐसा कोई काम उन्होंने किया ही नहीं। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि सिंध, उड़ीसा और बिहार में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि कॉलेज की स्थापना की ही नहीं गई थी, कोई कृषि कॉलेज नहीं बनाया गया था, इसीलिए सही बताना था। केवल और केवल पहला सही है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, भारतीय उद्यमियों को ब्रिटिश शासन के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था? आपको बताना है कि जो भारतीय उद्यमी हैं उनको अंग्रेजों के टाइम पीरियड में किस तरह की समस्या हो रही है। पहला है ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसी। दूसरा कह रहा है बैंकों से मिलने वाली पूंजी की विभेदीकरण। तीसरा है रेलवे भाड़े की दरों में असमानता। और चौथा है देश में भारी या पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का अभाव। तो आपको बताना था कि भारतीय उद्यमियों को ब्रिटिश सरकार के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। निश्चित तौर पे बच्चा लोग आपको पता है कि आपका क्या हो जाएगा। आपका देखिए सभी, वही मैं सोच रही थी कि यहाँ पे एक से अधिक सही है, तो निश्चित तौर पे क्या सही है, तो सभी सही हो जाएंगे। पहला, ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसी, यानी कि एजेंसियां हैं जो मैनेज कर रही हैं वो भी अंग्रेजों की हैं, तो वो तो दिक्कत करेंगी। बैंक से मिलने वाली पूंजी की विविधता, यानी कि अंग्रेजों को आसानी से आसान दरों पे, कम ब्याज पे आसानी से पैसे मिल जाते थे, और भारतीयों के लिए उच्च ब्याज दर होता था और वो भी आसानी से नहीं मिलता था। रेलवे भाड़े की दरों में असमानता, यानी कि अगर वो सामान और व्यक्ति की ढुलाई अंग्रेजों का हो रहा है तो सस्ता है, अगर भारतीय कर रहे हैं तो उनका महंगा है, इस तरह से। और देश में भारी और पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का अभाव, बिल्कुल सही। ये सारे रीज़न आपके चुनौतीपूर्ण रहे ब्रिटिश काल में भारतीय उद्यमियों के लिए। तो निश्चित ही बच्चा लोग सारी चीज़ें हैं, ऑप्शन नंबर 5 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत के एकीकरण में किन कारकों का योगदान नहीं रहा? इसमें से कौन सा कारक है जो भारत के एकीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है, और बाकी के 3 कारक भारत के एकीकरण के लिए जिम्मेदार हैं? पहला है रेलवे, दूसरा है सेना, तीसरा है तार, चौथा है डाक व्यवस्था। बताएंगे बच्चा लोग, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से कौन है जो भारत का एकीकरण नहीं करेगा और बाकी सारे करेंगे? तो याद रखिएगा, आपका जो सेना है ये एकीकरण के लिए नहीं है, बल्कि रेलवे है जो एकीकरण कर रहा है। लोग साथ में उठना बैठना आना जाना शुरू कर रहे हैं। डाक तार जो है ये सब कर रहा है, लेकिन सेना नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश शासन के आखिरी वर्षों के दौरान भारत को एक गंभीर अकाल का सामना करना पड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा इस अकाल का प्रमुख कारण है? पहला है, बर्मा तथा दक्षिण पूर्व एशिया में से चावल के आयात को रोक लगा दिया गया था। दूसरा है सरकार की उदासीनता और कुप्रबंधन। तीसरा है बड़ी सेना का भरण पोषण। और चौथा है कि सभी। बताएंगे बच्चा लोग, जब गंभीर अकाल का सामना भारत कर रहा था तो इससे क्या प्रमुख कारण रहे? तो निश्चित तौर पर चलो, अकाल का मतलब कि जब खाने पीने की समस्या हो जाए, और ये समस्या बहुत सारे रीज़न से होती है। अगर आपके यहाँ दिक्कत है तो आप विदेशों से मंगाते हैं, लेकिन अगर उसको भी रोक दिए तो समस्या बढ़ जाएगा। तो ये रोका गया, सही बात है, ये भी प्रमुख कारण है।
दिक्कत थी उस समय, और सरकार उदासीन था, इस क्षेत्र में कोई बेहतर प्रबंधन नहीं कर रहा था, ये भी है। और बड़ी सेना का भरण पोषण करना इतना आसान थोड़ी होता है, निश्चित ही दिक्कत तो होनी ही है। तो सभी हो जाएंगे बच्चा लोग। और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत के विऔद्योगीकरण के लिए उत्तरदायी था? इसमें से कौन है जो भारत में विऔद्योगीकरण के लिए जिम्मेदार है, यानी कि हमारे उद्योग धंधों को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है? पहला है गुमास्ता के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी का हस्तक्षेप। दूसरा है देसी राजाओं तथा राजघरानों का पतन। तीसरा है भारतीय व्यापारियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीति। तो बताएंगे बच्चा लोग बी औद्योगिकरण के लिए क्या जिम्मेदार है, और आपको बताना है क्या जिम्मेदार है। तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग आप सभी को पता है कि यहाँ पे लिखी हुई ना सारी बातें सही हैं, उत्तरदायी हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन ले लीजिए, सभी सभी उत्तरदायी हैं। क्योंकि गुमास्तों के माध्यम से ब्रिटिश कंपनियों का हस्तक्षेप होता था, ये भी सही है। और देसी राजाओं तथा राजघरानों का पतन होना, ये भी सही है। और आपका भारतीय व्यापारियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीति, ये भी सही है। तो आपका सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन राष्ट्रवादियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण के रूप में एक आलोचनात्मक लेख औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था प्रस्तुत किया? इसमें से कौन से लेखक हैं जिन्होंने आलोचना करते हुए जो है लिखा था कि आपने आलोचनात्मक लेख औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था प्रस्तुत किया था? पहले है राणा डे, दूसरा है आपका रमेश चंद्र दत्त, और तीसरा है दादा भाई नौरोजी, और चौथा है कि सभी। बताएंगे बच्चा लोग कौन है जो कि आलोचनात्मक टिप्पणी कर रहे हैं? निश्चित तौर पे ये सभी लोग सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, नौरोजी भी, दत्ता भी और राणा डे भी। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, महलवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है भू राजस्व के आकलन हेतु विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों तथा अधिकारों को ध्यान में रखा गया। दूसरा, ग्राम प्रधान को जमींदारों से अधिक महत्व दिया गया। तीसरा, भू राजस्व या राजस्व मांग को निश्चित कर दिया गया था तथा इस समय समय पर संशोधित नहीं किया जाता था। और चौथा है कि कोई नहीं। इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में? फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, बेहद इंपॉर्टेंट है। और आप लोग महलवाड़ी पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने समझा दिया था, तो आप लोगों को ये पता हो कि तीसरा सही नहीं है, जो कि भू राजस्व की मांग निश्चित नहीं की गई थी, ये समय समय पर बढ़ाया गया, इसीलिए तो ये व्यवस्था भी फ्लॉप हो गई, क्योंकि भू राजस्व की दर बढ़ाते चले गए और उत्पादन उतना बढ़ा नहीं, तो इसलिए ये भी फ्लॉप रहा। तो आपका तीसरा सही नहीं है, बाकी बिल्कुल ही सही है। और इसमें आप लोगों को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, पहला दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन से होम चार्जेज का निर्माण करते थे? इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो होम चार्जेज में, गृह खर्च में जोड़े जाते थे? पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों के लाभांश का भुगतान। दूसरा है विदेशी पूंजी निवेश पर ब्याज। तीसरा है ब्रिटिश अफसरों के पेंशन और अवकाश का भुगतान। और चौथा है कि सभी। बताएंगे बच्चा लोग होम चार्जेज में क्या है जो कि जुड़ता था? याद रखेंगे, होम चार्ज में जो बहुत सारी चीज़ें जुड़ती थी, यहाँ पे लिखी हुई ये तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, इसमें कोई समस्या है ही नहीं। और ये आपका आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, और आपका भी एक क्वेश्चन और है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। आपके सामने 3 ऑप्शन है। अफ़गान के संदर्भ में अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई गई विभिन्न नीतियों के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित है? आपको अफ़गानों के बारे में बताना है कि अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई गई विभिन्न नीतियों के बारे में कौन सा जो कि सही है। पहला है गौरवपूर्ण पार्थिक्य की नीति, क्या ये लीटन का है? दूसरा है कुशल आक्रमणीयता की नीति, क्या ये ऑकलैंड का है? तीसरा है अग्रगामी नीति, क्या ये जॉन लॉरेंस का है? और आप सभी को पता है इसमें से कोई एक ही बात सही है और बाकी 2 सुमेलित नहीं है, और आपको वही बताना है कि कौन सा है जो कि सुमेलित है। याद रखेंगे बच्चा लोग, कौन सा है जो कि सुमेलित है? तो आपका पहला सही सुमेलित है कि गौरवपूर्ण पार्थिक्य की जो नीति है ये लीटन का है, लेकिन कुशल आक्रमणता की जो नीति है ये लॉरेंस का है, और आपका अग्रगामी नीति जो है ये ऑकलैंड का है, अग्रगामी ऑकलैंड का है, और जॉन लॉरेंस का कुशल आक्रमणता का नीति है।
ये सारी चीज़ें बच्चा लोग एग्ज़ाम में इंडिविजुअल भी पूछी गई हैं। याद रखिएगा कि आक्रमणता की नीति किसका है, गौरवपूर्ण पार्थक्य की नीति किसकी है, अग्रगामी नीति किसकी है, ये इंडिविजुअल भी पूछे गए हैं और ये कूट में भी आए हुए हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कह रही हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा बनने लगे हैं सभी एग्ज़ाम में, इसलिए बच्चा लोग मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे प्रैक्टिस को देखिएगा और उसको रिवीजन भी कीजिएगा। अगर आपको आ रहा है तब भी रिवीजन कीजिए, जिससे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक एग्ज़ाम में अच्छा नंबर नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? बार बार रिवीजन करने से, मेहनत से पढ़ाई करने से। और आप लोग प्लीज़ लापरवाही मत कीजिए। जो भी क्लासेस मिलती हैं उसको सीरियसली देखिए, 1 बार 2 बार 4 बार सुनिए और जब तक कंठस्थ ना हो जाए तब तक उसको बार बार रिवीजन कीजिए। बच्चा लोग, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप लोग जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही जल्दी ऊंचाइयों को छुएंगे, बुलंदियों को प्राप्त करेंगे और आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। तो मेहनत से बिल्कुल ना चूकिए, सारी चीज़ें भूल जाइए। दोस्ती, रिश्तेदारी, शादी, विवाह, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल कम कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो ना अटेंड कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।